हाय ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट की न्यूज़ जो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एडेलवेस से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है इसॉप से। इस वीडियो में हम समझेंगे इसॉप्स होते क्या हैं, कंपनीज इसॉप्स क्यों प्रेफर करती हैं, एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होता है जब वो इसॉप्स के लिए अप्लाई करती हैं, और इसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है बोथ कंपनीज के हैंड में और एम्प्लॉयज़ के हाथ में। और समझेंगे कि जो कंपनी इसॉप्स देती है उससे उनके फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आता है, रेशियोज में क्या इम्पैक्ट आता है। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एनएससी की साइट से न्यूज़ बताऊंगा कि न्यूज़ क्या है इसॉप की, फिर हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एनएससी की साइट से ली हुई न्यूज़, जिसमें एक्सिस बैंक, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉयज़ को इसॉप्स अलॉट किए हैं 18 मई को। एक्सिस बैंक ने 19,300 शेयर्स अलॉट किए हैं, एडलवाइज ने 25,825 शेयर्स अलॉट किए हैं और आईसीआईसीआई बैंक ने 56,120 शेयर्स अलॉट किए हैं। स्टार्ट करते हैं गाइस और समझते हैं इसॉप होता क्या है। इसॉप का फुल फॉर्म एम्प्लॉयज़ शेयर ऑप्शन प्लान। ये एक ऐसी स्कीम है जिस स्कीम के थ्रू कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शन देती हैं और बोलती हैं कि तुम कंपनी के मालिक बन सकते हो और शेयर्स खरीद सकते हो कंपनी के, लेकिन कुछ कंडीशंस पे। वो कंडीशंस ये रहती हैं, मेजर कंडीशन, कि आपको उस कंपनी में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहना पड़ेगा और परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर आप वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक रहते हो तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। प्राइस, जिस प्राइस पे आप खरीदोगे उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। वो प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत कम रहती है, जिससे एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट होते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करें। कंपनीज का बेनिफिट ये है कि कंपनीज को ह्यूमन रिसोर्स लॉस नहीं होता। मतलब कंपनीज चाहती हैं कि जो जब मैं ऑप्शन दूं तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे वो इस ऑप्शन को लें, जिससे वही एम्प्लॉयज़ ग्रो करें कंपनी के साथ साथ और परफॉर्म करें, जिससे उनको कंपनी की चीज़ों अच्छे से पता रहें और उनको टाइम ना लगे चीज़ों को सीखने में। क्योंकि अगर कंपनी दूसरे एम्प्लॉय को रिक्रूट करती है, अगर वो प्रीवियस एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उनको वापस से उतना ही टाइम लगेगा उसको समझाने में। तो ये एक बहुत मेजर बेनिफिट रहता है एम्प्लॉयज़ का। दूसरा, लॉयल्टी। लॉयल्टी भी रहती है। अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा तो वो एम्प्लॉयर के प्रति लॉयल रहेगा। ये दो चीज़ों की वजह से कंपनी इस ऑप पे जाती है मेजर। अगर एम्प्लॉय की तरफ देखा जाए तो एम्प्लॉय इस ऑप्शन को इसलिए प्रेफर करती है कि वो सोचती है कि मैं कंपनी के साथ साथ तो ग्रो कर ही रही हूँ, और अगर मैं वो पर्टिकुलर पीरियड अगर कंप्लीट कर लेती हूँ तो मेरे को एक और ऑप्शन मिलता है कंपनी का मालिक बनने का। मैं कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूँ, और किस प्राइस पे? बहुत ही नॉमिनल कम प्राइस पे, जो आज डिसाइड होगा, और उसकी जो मार्केट प्राइस रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कम प्राइस पे शेयर्स मिल जाते हैं। कल चल के अगर उनको शेयर्स बेचने पड़े, जब वो एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शंस, तो वो मार्केट में जाके बेच सकते हैं और कैपिटल एप्रिसिएशन कमा सकते हैं। तो इस वजह से ये ऑप्शन इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब समझते हैं इसॉप्स की अकाउंटिंग किस तरह होती है और उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स पे क्या पड़ता है। अकाउंटिंग स्टार्ट करने के पहले कुछ टर्म्स जो इसॉप्स की अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं उसको समझते हैं। आपके स्क्रीन में एक टाइमलाइन दिख रही होगी जो 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 मार्च 2009 तक की है, और कुछ टर्म्स लिखे होंगे, ग्रांट डेट, वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग डेट, एक्सरसाइज पीरियड, ऑप्शन लैप्स। वो समझते हैं पहले। ग्रांट डेट मतलब वो डेट जिस दिन कंपनी ने अनाउंस किया कि वो इसॉप्स एम्प्लॉयज़ को देने वाली है। एज सिंपल एज दैट। 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 मार्च 2004 तक का जो पीरियड है, ये वो पीरियड है जो कंपनी ने बोला है कि आपको इतने दिन तक कंपनी में रहना है। उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर लोगे तो जो 31 मार्च 2004 है उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। तो जो पीरियड रखती है कंडीशन में उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, कि वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, और जिस दिन ख़त्म होती है वो कंडीशन उसको बोलते हैं वेस्टिंग डेट। और उसके बाद का पीरियड जो कंपनी डिफाइन करती है कि हाँ अब आप 1 साल 2 साल जो भी पीरियड डिफाइन करती है कि उस ईयर्स में आप अपने जो भी ऑप्शंस हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हो, तो उस पीरियड को बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। इस टाइमलाइन के हिसाब से वो पीरियड जो है वो 1 अप्रैल 2004 से लेके 31 मार्च 2009 तक का है। उसके बीच जो भी एम्प्लॉयज़ ने एक्सरसाइज किए थे ऑप्शंस, जिन्होंने वेस्टिंग डेट कंप्लीट कर लिया, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया, वो एक्सरसाइज अपने ऑप्शंस कर सकते हैं। और 31 मार्च तक अगर नहीं कर पाए तो वो ऑप्शंस लैप्स हो जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, फिर अपन अकाउंटिंग देखेंगे। अब लेफ्ट साइड में आपको मार्केट प्राइस लिखी होगी
एक्सरसाइज प्राइस लिखी होगी और इंट्रिंसिक वैल्यू लिखी होगी। मार्केट प्राइस 1000 रुपीज़, एक्सरसाइज प्राइस 600 एंड इंट्रिंसिक वैल्यू 400। मैंने आपको जैसे बताया था, जो भी शेयर्स कंपनी ESOPs के थ्रू देती है एम्प्लॉयज़ को, उसकी जो प्राइस रहती है बहुत नॉमिनल, बहुत कम रहती है एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस। तो जो डिफरेंस रहता है दोनों का, उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। ओके, अब 11th और 12th में हमने पढ़ा है कि जब भी हम कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं तो सिंपल क्या एंट्री होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट हो गया सैलरी का। अब अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो हम खर्चा बुक करते हैं और लाइबिलिटी भी बुक करते हैं कि वो हमको देने का है, तो अपन बोलते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी। वो ESOP में वही एंट्री सैलरी अकाउंट की जगह एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाता है और एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान क्रेडिट हो जाता है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी ओनली। हम उसको सैलरी की तरह ही ट्रीट करते हैं क्योंकि वो हम एक तरीके से उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं उनकी लॉयल्टी का, कि उन्होंने जो काम किया है और स्टिक रहे हमारी कंपनी के साथ, तो वो हम वैसे बुक करते हैं। ये हर साल कंपनी एक्रू करती जाती है। अब यहाँ पे जो हमने एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान क्रेडिट किया है, जो लाइबिलिटी क्रिएट की है, ये एक्चुअली में लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये हम सिर्फ अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा निकाल के अलग से रखते जा रहे हैं, जो हमको बाद में मीट करना है जब वो ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज़ पोस्ट कंप्लीटिंग द वेस्टिंग पीरियड 31 मार्च ऑफ 2004। तो ये हम हर साल, सपोज इन दिस केस एक्सरसाइज प्राइस इज 600, सो 200 रुपीज़ हर साल हम पोस्ट करेंगे PNL पे। अब वो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया है, वो अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज कर सकते हैं विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जिसको एक्सरसाइज पीरियड बोलते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी एंट्री सिंपल ये आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। बैंक एम्प्लॉयर को जो पैसा मिलेगा एम्प्लॉय से, वो कितना मिलेगा, एक्सरसाइज प्राइस जितना उसने फिक्स किया था कि उतना पैसा एम्प्लॉय से वो लेगा, तो वो 600 रुपीज़। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस कितना होगा, 400 रुपीज़। टू एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान क्रेडिट जो होगा वो 10 रुपीज़ से, क्यों, क्योंकि वो फेस वैल्यू पर बुक होगा। और जो बाकी बचा हुआ पैसा टू सिक्योरिटी प्रीमियम वो आएगा 990। 990 कैसे आया, शेयर मार्केट में प्राइस चल रही है उस शेयर की 1000 रुपीज़ और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, तो 990 रुपीज़ उसका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। वो एम्प्लॉयज़ जो ऑप्शन लैप्स कर देते हैं, जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया अपने ऑप्शंस 31 मार्च 2009 तक, तो उसकी एंट्री सिंपल एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान डेबिट टू जनरल लेजर क्रेडिट, दैट्स इट। इसी तरीके से एंट्री होती है। अब जब इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखें रेशियोज में, तो मेजर इम्पैक्ट इसका EPS में आता है और डाइल्यूटेड EPS में आता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ESOPs का इम्पैक्ट फाइनेंशियल रेशियो, EPS, नेट प्रॉफिट और डाइल्यूटेड EPS पे आता है। आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर है जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि उसका इम्पैक्ट कैसे आता है। मैंने लाइव एग्जांपल लिया हुआ है एक्सिस बैंक का, उसके फाइनेंशियल्स हैं। 2020 की डिटेल मेरे पास थी नहीं, तो मैंने 19 और 18 को कंपेयर किया। अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो रिपोर्ट किया है कंपनी ने 2019 में, वो है 4676.61 करोड़ रुपीज़। उसमें अगर मैं ESOP का जो एक्सपेंस है जो कंपनी ने बुक किया है वो माइनस करूँ, दैट इज़ 95.04 करोड़, तो नेट प्रॉफिट होता है आफ्टर डिडक्टिंग द ESOP एक्सपेंस, वो आता है 4581 करोड़। इससे जो अर्निंग पर शेयर था बेसिक, वो बिफोर डिडक्टिंग द ESOP कॉस्ट कितना था, 18.2, लेकिन जब डिडक्ट किया ESOP का कॉस्ट फेयर वैल्यू के हिसाब से तो वो आया 17.83, कम हो गया। क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट ही कम हो गया। सेम केस डाइल्यूटेड EPS के साथ, रिपोर्टेड कितना था विदाउट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ ESOP 18.09, लेकिन पोस्ट डिडक्टिंग दी ESOP कॉस्ट इट्स कम्स टू 17.77। अब समझते हैं टैक्स कैसे लेविड होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के हाथ में जब ESOP कंपनी देती है। ये 2 स्टेजेस में बढ़ता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। पहले स्टेज 1 समझते हैं, फिर स्टेज 2 को समझेंगे। स्टेज 1 मतलब जब शेयर्स पहली बार अलॉट होते हैं एम्प्लॉयज़ को, कब, जब वो अपना वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो डिफरेंस रहता है बिटवीन एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट वैल्यू, उसका जो डिफरेंस अमाउंट है जिसको हम परक्यूजिट वैल्यू बोलते हैं, उस पर एम्प्लॉयर TDS डिडक्ट करता है और वो इनकम एम्प्लॉय की फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी रहती है। स्टेज 2 मतलब जब वो शेयर्स एम्प्लॉय मार्केट में जाके बेचता है।
अगर वो लिस्टेड शेयर्स है और एम्प्लॉय ने उस शेयर को होल्ड किया है 1 साल के बाद, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है 10% से। अगर इसमें एक एक्सक्लूजन है, अगर उसका कैपिटल गेन अमाउंट 1 लाख से कम है तो कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता। और अगर उसने 1 साल के पहले ही वो शेयर्स बेच दिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% लगेगा। ये हुआ लिस्टेड शेयर्स का। अनलिस्टेड शेयर्स का, अगर वो होल्ड करता है 24 मंथ से ज़्यादा उस शेयर्स को और फिर बेचता है मार्केट में जाके, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर इंडेक्सिंग के साथ जाना है तो 20%, विदाउट इंडेक्सिंग 10%। अगर 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। वो जो भी इंडिविजुअल की इनकम में जब जुड़ेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पर उसको जो स्लैब रेट आ रहा है उस हिसाब से उसको टैक्स भरना पड़ेगा। ये हुई टैक्स लायबिलिटी 2 स्टेज के हिसाब से। सो एज एन इन्वेस्टर, जब आप कोई भी छोटी से छोटी न्यूज़ पढ़ें, कोई भी न्यूज़, तो आपको इतनी ग्रेनुअलिटी पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, तभी आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि हाँ इस चीज़ से यहाँ और कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वीडियो में हमने समझा ESOP क्या होता है, लाइव एग्जांपल के साथ एक्सिस बैंक, ICICI और एडेलवेस ने कितना अलॉट किया ESOP अपने एम्प्लॉयज़ को, कंपनी ESOP के लिए क्यों जाती हैं, एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट है ESOP अप्लाई करने से, इसका टैक्स इम्प्लीकेशन बोथ कंपनीज़ के हाथ में और एम्प्लॉय के हाथ में, फाइनेंशियल रेशियोज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है कंपनी की जब वो ESOP देती है, दैट इज़ EPS पे क्या फ़र्क पड़ता है, डाइल्यूटेड EPS पे क्या फ़र्क पड़ता है, नेट प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ता है, और फाइनेंशियल इम्पैक्ट के साथ साथ अकाउंटिंग एंट्री समझी बेसिक कि क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज कंपनी को करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग अलॉटमेंट ऑफ ESOPs जब वो देती हैं एम्प्लॉयज़ को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की और समझने की कि मार्केट में जब भी कोई न्यूज़ पढ़े तो एज एन इन्वेस्टर किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।